Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again another important topic that is related to Consumer Protection Act. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने एक ओवरव्यू जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको बता दिया था, उसके सैलेंट फीचर्स आपको बता दिए थे। और जो 1996 का एक्ट था और जो 2019 का जो एक्ट था उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा वो जो वीडियो है वो देख लिया होगा। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है उस वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट छोड़ा था आपके लिए कि प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में समझते हैं। अगर हम प्रोडक्ट लायबिलिटी को समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है। क्या प्रोडक्ट जो है वो गुड होता है? सॉरी, गुड नहीं, गुड्स। वेदर प्रोडक्ट गुड्स है? नो। गुड्स हालांकि गुड्स है, लेकिन ये गुड्स जो होता है वो लिमिटेड सेंस में होता है, लिमिटेड सेंस में होता है। और जो प्रोडक्ट है वो वाइडर सेंस में है। वाइडर सेंस का मतलब इसके अंदर रॉ मटेरियल भी आ जाता है। इसमें ये नहीं कि आपको पका पकाया जो माल है, जो गुड्स है वो आपको मिलेगा। इसके अंदर जो है रॉ मटेरियल भी इस कैटेगरी में फॉल कर जाता है। जब आप गुड्स की बात करते हो तो नॉर्मली जो है ये नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है। ये टर्म नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए ये टर्म यूज होती है, ठीक है। और जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो ये बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, कमर्शियल पर्पस। अगर आपने देखा हो, जब आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा, ये कुछ वेबसाइट की अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है कि ऑनलाइन आप प्रोडक्ट को खरीदते हो तो वहां पर आपको गुड्स वर्ड यूज नहीं मिलता। वहां पर आपको प्रोडक्ट, अगर आप मान लो आगे कस्टमर केयर में बात करते हो वो भी कहते हैं कि आपको किस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो प्रोडक्ट जो है वो कमर्शियल पर्पज के लिए हो। जब आप बिजनेस पर्पज के लिए किसी भी वैल्यू, किसी भी थिंग का यूज करते हैं उसे प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ये जो है इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट्स को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। देखिए, आप कह दो कि किसी की हमने किडनी परचेज करनी है, किडनी लेनी है, हालांकि किडनी परचेज आप नहीं कर सकते हो, कोई डोनेट करना चाहता है वो एक डिफरेंट मैटर है। तो जो ह्यूमन ऑर्गन्स नॉट इंक्लूडेड इनटू प्रोडक्ट, ह्यूमन बॉडी पार्ट नॉट इंक्लूडेड, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट। तो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को आप प्रोडक्ट में यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ये भी एक प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए, जब आप बात करते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, ठीक है, तो उसमें आगे जब आप डेफिनेशन करेंगे, अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं की है। जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डेफिनेशन करेंगे तो डेफिनेशन में ये आएगा कि जब आप किसी भी गुड को परचेज करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो, अगर वो कमर्शियल पर्पज में है, तो कमर्शियल पर्पज में है तो वो क्या नहीं माना जाएगा। अगर आपने कुछ परचेज किया और कमर्शियल पर्पज के लिए परचेज किया तो वो आप कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल नहीं करोगे। तो ये जो डेफिनेशन आप आगे करेंगे सेक्शन 27 में, उसमें ये बातें कही गई है। तो प्रोडक्ट के बारे में अगर नॉर्मली आप समझो तो प्रोडक्ट के लिए आप जो है किस किस को लायबल ठहरा सकते हो। एक तो जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, जिसने प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है, या सेलर है। दोनों ने जो प्रोडक्ट आपको बनाया या बेचा उसमें क्या निकल गया, कोई भी डैमेज आ गया, कोई भी उसमें डिफेक्ट आ गया, तो आप जो है उस प्रोडक्ट लायबिलिटी के हिसाब से उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। तो अगर आप बात करो तो प्रोडक्ट को आप डैमेज और डिफेक्ट कब मानोगे, प्रोडक्ट लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया, कोई आपने मोबाइल परचेज किया एंड्रॉयड, और उसमें व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो वो अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल है, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आप जो है क्लेम कर सकते हो। तो प्रोडक्ट की लायबिलिटी फिर अराइज हो जाती है। देखिए, फर्स्ट टाइम ये जो 2019 का जो एक्ट है, इसने फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लायबिलिटी को इंक्लूड किया है। फर्स्ट टाइम क्या इंक्लूड किया है? प्रोडक्ट लायबिलिटी को फर्स्ट टाइम जो है इंक्लूड हुआ। इससे पहले प्रोडक्ट लायबिलिटी का कहीं भी जिक्र नहीं था कि प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होता है।
तो जब प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात करेंगे तो बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, मैं आपको हेडिंग बना देती हूँ, चार्ट के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। तो कौन से चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी जब आप कहोगे कि प्रोडक्ट लायबिलिटी बनती है, तो कौन सी चीज़ों को आप शामिल करोगे इसके अंदर। तो देखिए क्या होता है प्रोडक्ट लायबिलिटी में जब आप शामिल करोगे, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसके अंदर आप शामिल करोगे कि इट इज रिलेटिंग टू सेल, सेल से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट होना चाहिए, सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव कोई प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है, गलत प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है, तो वो भी क्या आपकी प्रोडक्ट लायबिलिटी रहेगी। फिर आपने मान लो डिलीवरी ऑफ डिफेक्टिव सर्विस, डिफेक्टिव सर्विसेज की डिमांड हो रही है, सर्विस हो गई है डिफेक्टिव है, तो आप किसके अगेंस्ट जो कर सकते हो क्लेम, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, मैन्युफैक्चरर्स में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सेलर जो है इंक्लूड हो जाएगा इसमें। उसके अलावा क्या होगा, कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस दे रहा है कोई, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर सेल की बात करें तो जब आपको सेल परचेज हुआ है तब होगा माना जाएगा प्रोडक्ट लायबिलिटी। उससे पहले अगर आपने सेल नहीं किया, आपने दुकान पे देख के और आप प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम करोगे, नहीं होगा। आपने कुछ परचेज किया और आपको जो सप्लाई किया गया वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, आपने देखा कुछ और था लेकिन आपको सप्लाई कुछ और हुआ है, या डिलीवरी जो की गई है वो डिफेक्टिव सर्विसेज की गई है। आपने कुछ सर्विस डिमांड की थी कि जैसे आपने घर के अंदर कुछ मटेरियल मंगवाया, कोई सर्विस मंगवाई कि आपने अपना आरओ सर्विस करवाना है, कुछ और करवाना है, उसके लिए जो भी डिफेक्टिव सर्विस की गई, प्रॉपर तरीके से सर्विस नहीं की गई है, लायबिलिटी किस किस की बन जाएगी, मैन्युफैक्चरर या तो जो प्रोडक्ट जिसने बनाया है उसकी लायबिलिटी रहेगी, या प्रोडक्ट जिसने बेचा है उसकी लायबिलिटी रहेगी, या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करने की बात करता है उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट लायबिलिटी अराइज होती है। जब आप प्रोडक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को समझते हो तो हमें प्रोडक्ट लायबिलिटी को अगर हम बात करें तो आप 3 तरीके से उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। प्रोडक्ट लायबिलिटी की जब कंप्लेंट की आप बात करते हो तो 3 तरीके से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट बाय 3 वेज, कंप्लेंट बाय 3 वेज, 3 तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हो। किस किस तरीके से? सबसे पहले 3 क्या 4 तरीके से, सॉरी 4 वेज से। तरीके तो वैसे 3 ही होते हैं लेकिन 4 वेज से आप करोगे। पहला मान लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है आपका, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सूट क्या कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। टॉर्ट के मैटर में कुछ गलत चीज़ें आपको दे दी गई है, लायबिलिटी उसकी अराइज हो जाएगी। लायबिलिटी कौन सी अराइज हो जाएगी उसके अंदर? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन 4 वे से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इन तीनों में, इन 2 में और इसमें बाय वे ऑफ सूट हो जाएगा। इसमें आप सिंपल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो जब सेल ऑफ गुड्स की बात करते हो तो उसमें ब्रीच ऑफ वारंटी का एक कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट के हिसाब से आप उसमें क्लेम कर सकते हो, ब्रीच ऑफ वारंटी के हिसाब से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर निभाया नहीं गया है। और अगर आप इसकी बात करते हो तो हमने देख ही लिया, टोटल लायबिलिटी में नेग्लिजेंस भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। अब बात आती है कि किस प्रकार की लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है कि डिज़ाइन का डिफेक्ट आ गया है, या मान लीजिए उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था या कोई और अदर डिफेक्ट है, तो भी आप प्रोडक्ट लायबिलिटी को क्लेम कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझो कि प्रोडक्ट लायबिलिटी कैसे होगी, ठीक है। आप एक दुकान पर गए, एक कार शोरूम में गए, वहाँ स्पेसिफिकली आप कहते हो कि मुझे एक गाड़ी चाहिए फॉर डेजर्ट पर्पस, डेजर्ट एरिया के लिए मुझे चाहिए, मरुस्थलीय एरिया के लिए, लेकिन वो आपको ऐसी कार देते हैं जो प्लेन एरिया में सफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो डिफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट की लायबिलिटी क्लेम होगी।
तो बाय वे ऑफ डैमेज भी आपको क्लेम, यानी कि जो अमाउंट आपने जो कार आपने जिसको भी चेंज करने का प्रोविज़न रहेगा और साथ में कंपनसेशन भी आपको दिया जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट लाइबिलिटी का एक एग्जाम्पल। अब आप बात करते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी हो गई है तो आप जो है उसके अंदर क्लेम कैसे करोगे। तो देखिए आप सेक्शन 84 है, 85 है और 86 है जिसके तहत आप प्रोडक्ट लाइबिलिटी को क्लेम कर सकते हो। तो सेक्शन 84, 85, 86 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप क्लेम कर सकते हो। जब ये वाले कंसेप्ट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रेमेडीज़ में करेंगे तो उसमें मैं आपको ये डिटेल में करवाऊंगी। तो आज मैंने आपको जो कंसेप्ट करवाया प्रोडक्ट लाइबिलिटी में, उम्मीद करती हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया मैडम, इसमें ये कमियाँ रह गई है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी और जो आपके डाउट्स होंगे उनको भी रिजोल्व करने का प्रयास करूँगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे इस चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिलेगा और मुझे भी एक मोटिवेशनल लेवल हाई होगा कि हाँ सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रही है। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।